In the previous unit, you have learned that the element carbon has the unique property called catenation, due to which it forms covalent bonds with other carbon atoms. So, what is the meaning of catenation? ये हमने 10th में भी पढ़ा था कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी है कार्बन की कि उसको अपने आप से यानी सेल्फ लिंकिंग करने की उसकी प्रॉपर्टी है। कार्बन कार्बन से ही बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए या ट्रिपल बॉन्ड बनाए, और इसी वजह से उसके कई सारे कंपाउंड्स हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन की इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से है। It also forms covalent bonds with atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogens. तो इस लाइन का क्या मतलब है कि जो कार्बन कंपाउंड है वो सिर्फ सेल्फ लिंकिंग ही नहीं, अदर एलिमेंट्स या जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हेलोजेंस को भी अटैच कर सकता है। हेलोजेंस क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। The resulting compounds are studied under a separate branch of chemistry called organic chemistry. तो ऐसे compounds को हम एक chemistry के अलग branch में पढ़ते हैं जिसको organic chemistry कहते हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है जिसमें कार्बन की सेल्फ लिंकिंग भी हो सकती है और कार्बन अदर एटम से भी जुड़ सकता है। This unit incorporates some basic principles and techniques of analysis required for understanding the formation and properties of organic compounds. इस यूनिट में जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उस टेक्निक में हमें रिक्वायर्ड होगी या अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम पहले पढ़ते हैं जनरल इंट्रोडक्शन जो आपके पेज 1 में 8.1 टॉपिक है एनसीईआरटी का। तो organic compounds are vital for sustaining life on earth and include complex molecules like genetic information bearing deoxyribonucleic acid and proteins that constitute essential compounds of our blood, muscles and skin. तो इस लाइन में वो क्या कहना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनमें डीएनए, प्रोटीन्स जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे ब्लड, मसल्स और स्किन का एसेंशियल पार्ट बनाते हैं। दूसरी लाइन में देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपीयर इन मटेरियल्स लाइक क्लोथिंग, फ्यूल्स, पॉलीमर्स, डाइज एंड मेडिसिन्स। These are some of the important areas of application of these compounds. So, organic compounds हमने रोजमर्रा की चीजों में भी मिलते हैं जैसे कपड़ों में, फ्यूल्स में, पॉलीमर्स में, डाइज में, मेडिसिन में भी। इन सभी एप्लीकेशंस के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन्हें हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर चीज में ही आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। तो उसमें क्या है क्या नहीं है वो क्यूरोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट में जो पैराग्राफ है उसमें वो क्या कहना चाहता है, साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट 200 years old। तो ये हिस्ट्री है। Around the year 1780, chemists began to distinguish between organic compounds obtained from plants and animals and inorganic compounds prepared from mineral sources. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का साइंस लगभग 200 साल पुराना है। 1780 के आसपास साइंटिस्ट ने ये समझना स्टार्ट किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो सोर्सेस से मिलते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से मतलब लिविंग थिंग्स से जो मिले, दूसरा मिनरल से यानी नॉन लिविंग सोर्सेस से जो मिलेंगे उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। Berzelius, a Swedish chemist, proposed that a vital force was responsible for the formation of organic compounds. तो साइंटिस्ट ये सोच में पड़ गए थे कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। तो एक फेमस स्वीडिश केमिस्ट वर्जीलियस ने ये थ्योरी दी थी कि वाइटल फोर्स नाम की कोई चीज ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कुछ भगवान की शक्तियां हैं जो एक दूसरे को पास लाती हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं।
However, this notion was rejected in 1828 when F. Fowler synthesized an organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanate. NH4CnO is a formula of ammonium cyanate जिसको हीट करने पे यूरिया बन गया NH2CO NH2 जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था यानी अमोनियम साइनेट जो था वो होलर ने सिंथेसाइज किया फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो होलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बना दिया जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो पहले वाली हिस्ट्री थी जिसमें वाइटल फोर्स वाला स्टेटमेंट था वो केमिस्ट का उन्होंने फेल कर दिया। तो ये केमिकल रिएक्शन आप लर्न कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और तो इस एक्सपेरिमेंट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फाउंडेशन को ही बदल दिया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ लिविंग सोर्सेस का प्रोडक्ट नहीं माना जाता। थैंक यू। Pioneering synthesis of acetic acid by Kolbe 1845 and that of methane by Berthelot 1856 showed conclusively that organic compounds could be synthesized from inorganic sources in a laboratory. तो स्टूडेंट्स जैसे हमने पहले देखा कि मोलर के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में भी बन सकते हैं। इसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए कोलबे ने 1845 में एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया और बर्टलेट ने 1856 में मीथेन बना दिया। तो दोनों ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने। तो इन एक्सपेरिमेंट ने क्लियरली प्रूफ दे दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी सिंथेसाइज किया जा सकता है और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। The development of electronic theory of covalent bonding unsheared organic chemistry into its modern shape. इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग डेवलप हुई तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने अपना मॉडर्न साइंटिफिक शेप लेना शुरू किया। अब हम मॉलिक्यूल्स को समझने लगे एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कंसेप्ट के थ्रू जो कि मॉडर्न बॉन्डिंग थ्योरीज का बेस है। थैंक यू।